नमस्कार दोस्तों और स्वागत है लर्न हिमाचल जीके विद विजुअल्स की इस विशेष ऐतिहासिक मास्टर क्लास में। आज हम इतिहास के एक ऐसे निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के लिए केवल युद्ध का नहीं बल्कि राजनीति, कूटनीति और गहरे सांस्कृतिक बदलाव का दौर था। पिछली कड़ी में हमने देखा था कि कैसे तैमूर लंग एक भयानक आंधी की तरह आया और तबाही मचाकर चला गया। उसके जाने के बाद 15वीं शताब्दी का पूरा कालखंड हिमाचल के पहाड़ी राजाओं के लिए एक तरह से रिकवरी का समय था। दिल्ली में लोधी वंश कमजोर पड़ रहा था और पहाड़ी राजा अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा रहे थे। लेकिन 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब सवाल यह है कि क्या मुगलों का प्रभाव हिमाचल पर तुरंत पड़ा? जवाब है नहीं। बाबर का समय भारत में अपने पैर जमाने में ही निकल गया। हिमाचल के इतिहास में मुगलों का वास्तविक हस्तक्षेप तब शुरू होता है जब हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराकर भारत से खदेड़ लिया था। शेर शाह सूरी ने उस संक्षिप्त अंतराल में कांगड़ा पर हमला कर नगरकोट किले पर अपना प्रभुत्व जमाया था। असली कहानी का आरंभ होता है 1556 ईस्वी में, जब अकबर, जो उस समय मात्र 13 या 14 वर्ष का बालक था, पानीपत की दूसरी लड़ाई जीतता है। लेकिन यह इतिहास का एक अत्यंत दिलचस्प मोड़ है जिसे अक्सर मुख्य धारा की पुस्तकों में अनदेखा कर दिया जाता है। सिकंदर शाह सूरी, जो मुगलों का कट्टर शत्रु था, हारने के बाद मैदानी इलाके छोड़कर शिवालिक की दुर्गम पहाड़ियों में छिप गया। वह नूरपुर, जिसे तब धमेरी कहा जाता था, के माऊकोट किले में जा छिपा। उसका पीछा करते हुए अकबर पहली बार हिमाचल की सीमाओं तक पहुंचा। मुगलों ने माऊकोट किले की 3 महीने तक सख्त घेराबंदी की। अंततः सिकंदर सूरी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह वह पहली महत्वपूर्ण घटना थी जिसने मुगल सत्ता को यह एहसास दिलाया कि यदि दिल्ली के तख्त को सुरक्षित रखना है तो इन पहाड़ियों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि ये दुर्गम पहाड़ियां विद्रोहियों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह थी। दोस्तों, आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक पहाड़ी राजा ने शक्तिशाली अकबर के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। इससे पहले कि हम उस रोमांचक संघर्ष की ओर बढ़ें, यदि आपको हमारा यह गहन शोध कार्य पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। और यदि आप चाहते हैं कि हिमाचल जीके की ऐसी ही विस्तृत और स्तरीय सीरीज निरंतर चलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। तो चलिए अब देखते हैं अकबर और पहाड़ी राजाओं के बीच शक्ति का असली संतुलन। 1556 में जब अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उस समय कांगड़ा के राजा थे धर्मचंद। धर्मचंद एक दूरदर्शी राजा थे और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन उनके बाद गद्दी पर बैठे राजा जयचंद। इतिहास में मोड़ तब आता है जब राजा जयचंद को अकबर के संदेह के कारण दिल्ली बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके युवा पुत्र विधिचंद ने इस अपमान को स्वीकार नहीं किया। विधिचंद ने मुगलों के खिलाफ खुला विद्रोह घोषित कर दिया। अकबर ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए 1572 ईस्वी में खान जहां हुसैन कुली खान को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर भेजा और उसे जागीर के रूप में कांगड़ा प्रदान कर दिया। अब यहाँ वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक किस्सा आता है जो लोक कथाओं में भी प्रचलित है, अकबर के नवरत्न बीरबल। कुछ स्रोत कहते हैं कि अकबर ने अपनी किसी बात से प्रसन्न होकर बीरबल को कांगड़ा का किला उपहार स्वरूप दे दिया था। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, जब अपनी जागीर यानी कांगड़ा पर अधिकार लेने आए तो उनका सामना पहाड़ी स्वाभिमान से हुआ। राजा विधिचंद और अन्य पहाड़ी राजाओं ने स्पष्ट कर दिया कि हम मुगलों को कर दे सकते हैं, परंतु अपनी रियासत का स्वामित्व किसी और को नहीं सौंपेंगे। परिणाम स्वरूप 1572 में मुगलों ने कांगड़ा किले की भयानक घेराबंदी की। यह घेराबंदी इतनी कठोर थी कि किले के भीतर और बाहर दोनों ओर अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। मुगल इतिहासकारों ने दर्ज किया है कि सैनिकों को जीवित रहने के लिए अपने घोड़ों का मांस तक खाना पड़ा। किला पतन के कगार पर था। बीरबल को किले का अधिकार मिलने ही वाला था कि तभी नियति ने पासा पलट दिया। सूचना मिली कि अकबर के अपने संबंधी इब्राहिम हुसैन मिर्जा ने पंजाब में विद्रोह कर दिया है और वह लाहौर की ओर कूच कर रहा है। मुगल सेनापति हुसैन कुली खां के समक्ष धर्म संकट था कि कांगड़ा जीतें या पंजाब बचाएं। उसने पंजाब को प्राथमिकता दी। उसने राजा विधिचंद से एक त्वरित समझौता किया, 5 मन सोना लिया, कुछ शर्तें मनवाई और घेराबंदी उठाकर वापस लौट गया। विचार कीजिए, बीरबल खाली हाथ रह गए और कांगड़ा किला, जो लगभग मुगलों की मुट्ठी में था, वह पुनः फिसल गया। इस घटना ने पहाड़ी राजाओं के मनोबल को और ऊंचा कर दिया। 1572 की घटना के उपरांत राजा विधिचंद शांत नहीं बैठे। उन्होंने ये समझ लिया था कि अकेले मुगलों की विशाल शक्ति से लड़ना असंभव है।
अतः उन्होंने एक पहाड़ी संघ का गठन किया। उन्होंने जसवान, गुलेर और चंबा के राजाओं को एक ध्वज के नीचे एकत्रित किया। 1588-89 ईस्वी का वर्ष हिमाचल के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजा विधि चंद के नेतृत्व में लगभग सभी प्रमुख पहाड़ी राजाओं ने एक साथ मुगलों को कर देने से इनकार कर दिया। अकबर को जब इस संगठित विद्रोह का समाचार मिला तो उसकी प्रतिक्रिया तीव्र थी। इस बार उसने किसी सामान्य सेनापति को नहीं बल्कि अपने सबसे विश्वस्त सिपह सालार जैन खान कोका को एक विशाल वाहिनी के साथ भेजा। जैन खान कोका ने दुर्गम पहाड़ियों में प्रवेश कर एक एक करके विद्रोही राजाओं को परास्त किया। अंततः विधि चंद को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा, किंतु यहाँ अकबर की कूटनीतिक दूरदर्शिता देखिए। उसने विधि चंद को मृत्यु दंड नहीं दिया, अपितु उसे क्षमादान देकर उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। क्यों? क्योंकि अकबर ने यहाँ बंधक नीति का प्रयोग किया। शर्त यह थी कि राज्य तुम्हारा, परंतु तुम्हारा पुत्र मेरे दरबार में रहेगा। विधि चंद को अपना पुत्र त्रिलोक चंद मुगलों के पास बंधक के रूप में छोड़ना पड़ा। इसी वजह से आज भी हिमाचल के राजपूतों में मियां उपनाम का इस्तेमाल होता है। ये परंपरा अकबर के दरबार से ही शुरू हुई थी। यही वह कालखंड था जब अकबर ने अपने सुयोग्य वित्त मंत्री टोडरमल को कांगड़ा भेजा। टोडरमल ने संपूर्ण क्षेत्र की भूमि की वैज्ञानिक पैमाइश की। उसने भूमि की उर्वरता का आकलन किया। टोडरमल ने कांगड़ा घाटी के 66 सबसे उपजाऊ गांवों को चिन्हित किया और उन्हें कांगड़ा रियासत से पृथक कर सीधे शाही जागीर में परिवर्तित कर दिया। अर्थात इन 66 गांवों का राजस्व अब राजा के पास नहीं अपितु सीधे शाही खजाने में जाने लगा। इसे इतिहास में टोडरमल का बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई और उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा। यद्यपि अकबर ने कांगड़ा क्षेत्र को अधीन कर लिया था, तथापि कांगड़ा का अभेद्य किला अब भी पूर्ण रूप से मुगलों के नियंत्रण में नहीं था। किले के भीतर अब भी हिंदू राजा का ही शासन था। जहांगीर के लिए यह किला जीतना केवल सामरिक आवश्यकता नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। उसने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि वह इस किले को जीतने के स्वप्न देखा करता था। यहाँ प्रवेश होता है एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चरित्र का, नूरपुर के राजा सूरजमल। सूरजमल प्रारंभ में मुगलों के वफादार थे। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में कांगड़ा किला जीतने का दायित्व सेनापति मुर्तजा खां को सौंपा और उसकी सहायता के लिए राजा सूरजमल को नियुक्त किया। लेकिन सूरजमल एक पहाड़ी राजपूत थे। वे हृदय से नहीं चाहते थे कि कांगड़ा का किला मुगलों के हाथ लगे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि कांगड़ा का पतन हुआ तो अगला लक्ष्य उनकी अपनी रियासत नूरपुर होगी। तो सूरजमल ने क्या रणनीति अपनाई? उन्होंने मुगलों के साथ दोहरा खेल खेला। वे मुगल सेनापति मुर्तजा खां के अभियान में गुप्त रूप से बाधाएं उत्पन्न करने लगे। कभी रसद रोक देते तो कभी भ्रामक मार्ग दिखाते। अंततः मुर्तजा खां की मृत्यु हो गई और यह अभियान विफल रहा। जब जहांगीर को इस विश्वासघात का पता चला तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। सूरजमल ने खुला विद्रोह कर दिया और चंबा के जंगलों में शरण ली। जहांगीर ने उसका दमन करने के लिए एक और पहाड़ी राजा को चुना और वह राजा कोई और नहीं, सूरजमल का अपना छोटा भाई जगत सिंह था। इसे कहते हैं राजनीति, भाई को भाई के विरुद्ध खड़ा करना। जगत सिंह जो अत्यंत महत्वाकांक्षी था, उसने मुगलों का पक्ष लिया। कालांतर में सूरजमल की चंबा में निर्वासन के दौरान मृत्यु हो गई और जगत सिंह नूरपुर का राजा बना। जगत सिंह इस क्षेत्र में मुगलों का सबसे बड़ा वफादार बनकर उभरा। अब हम इतिहास के उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं जिसकी प्रतीक्षा जहांगीर वर्षों से कर रहा था। वर्ष 1620। जहांगीर ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उसने सुंदरदास, जिन्हें राय रायन का खिताब मिला था, के नेतृत्व में एक विशाल वाहिनी भेजी और उनका सहयोग कर रहे थे नूरपुर के राजा जगत सिंह। इस बार की योजना अचूक थी। मुगलों ने किले को चारों दिशाओं से घेर लिया। यह घेराबंदी इतनी सुदृढ़ थी कि किले के भीतर रसद का एक दाना भी नहीं पहुंच सकता था। किले के भीतर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय कांगड़ा के राजा थे हरिचंद, जो विधि चंद के पौत्र थे। अंततः धैर्य का बांध टूट गया। महीनों की भूख और प्यास के उपरांत राजपूतों को किले के द्वार खोलने पड़े। वह ऐतिहासिक तिथि थी 16 नवंबर 1620, दिन गुरुवार। मुगल सेनापति नवाब अली खान ने किले में प्रवेश किया। इतिहास में पहली बार कांगड़ा किले की प्राचीर पर मुगलों का ध्वज फहराया गया। जहांगीर ने अपनी विजय का उत्सव मनाते हुए नवाब अली खान को किले का प्रथम मुगल किलेदार नियुक्त किया। यह तथ्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके 2 वर्ष बाद 1622 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अपनी बेगम नूरजहां के साथ कांगड़ा आया। वह सिब्बा और गुलेर के मार्ग से पहुंचा था। कांगड़ा घाटी की नैसर्गिक सुंदरता देख वह इतना अभिभूत हो गया कि उसने इसे जन्नत की संज्ञा दी। जहांगीर ने किले में प्रवेश किया। उसने वहां एक प्रतीक के रूप में कुर्बानी दी और एक मस्जिद निर्माण का आदेश दिया। किले के भीतर आज भी एक द्वार मौजूद है जिसे जहांगीरी दरवाजा कहा जाता है।
इसी यात्रा के दौरान जहांगीर धमेरी रियासत भी गया। वहां के राजा जगत सिंह ने सम्राट को प्रसन्न करने हेतु धमेरी का नाम बदलकर नूरजहां के सम्मान में नूरपुर रख दिया। कहा जाता है कि नूरजहां को वह स्थान इतना पसंद आया था कि वह वहां अपना महल बनवाना चाहती थी, किंतु राजा जगत सिंह ने कूटनीति से उसे ऐसा करने से रोक दिया। जहांगीर और उसके बाद शाहजहां के शासनकाल तक संबंध सामान्य रहे। राजा जगत सिंह, जो अब अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था, उसने 1640 के आसपास शाहजहां के विरुद्ध भी विद्रोह किया, किंतु बाद में समझौता हो गया। मुगल और पहाड़ी राजाओं के रिश्ते 1658 तक संतुलित रहे, किंतु फिर दिल्ली के तख्त पर बैठा औरंगजेब। औरंगजेब की नीतियां धार्मिक रूप से कट्टर थी। 1669 ईस्वी में उसने आदेश जारी किया कि सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाए, परंतु हिमाचल के राजाओं ने, विशेषकर चंबा के राजा चतर सिंह ने इस शाही फरमान को मानने से साफ इनकार कर दिया। चतर सिंह ने तो प्रत्युत्तर में अपने मंदिरों के ऊपर सुनहरे कलश चढ़वा दिए, ये प्रदर्शित करने के लिए कि वे भयभीत नहीं हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही विशाल मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की भांति बिखरने लगा। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। कांगड़ा किले में स्थित मुगल गवर्नर अब अलग थलग पड़ गए। उन्हें दिल्ली से सहायता मिलनी बंद हो गई। और दोस्तों, इतिहास साक्षी है, जब भी केंद्रीय सत्ता निर्बल होती है, क्षेत्रीय शक्तियां सिर उठाती हैं। हिमाचल की पहाड़ियों में एक बार पुनः स्वतंत्रता की बयार बहने लगी थी, और इस बयार को आंधी में परिवर्तित करने के लिए जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसके भाग्य में लिखा था कांगड़ा का पुनरुत्थान। वो मात्र 10 वर्ष की आयु में राजा बना। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक कांगड़ा किला पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, वो चैन से नहीं बैठेगा। उसने मुगलों को खदेड़ा, गोरखाओं के आक्रमण को रोका और हिमाचल में कला एवं संस्कृति का स्वर्ण युग लेकर आया। उस महान शासक का नाम था महाराजा संसार चंद। अगले अध्याय में हम मुगलों के पतन के पश्चात आरंभ होने वाले संसार चंद के युग और गोरखा आक्रमण की रोमांचक गाथा देखेंगे। हम जानेंगे कि ज्वालामुखी की संधि क्या थी और महाराजा रणजीत सिंह की इसमें क्या भूमिका रही। आशा है आपको आज का ये विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आया होगा। हमने प्रयास किया है कि परीक्षा की दृष्टि से कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटे नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर अवश्य करें। आज का प्रश्न है कि नूरपुर के किस राजा ने मुगलों को धोखा दिया था और बाद में चंबा में निर्वासन के दौरान उसकी मृत्यु हुई? अपना उत्तर कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।